Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In our last lecture number 1A, we have discussed kinds of bank by function. We discussed three types of bank. The first one is commercial bank, second one is central bank, and third one is industrial bank, right? So if you have any confusion regarding these bank, you can ask to me in comments, right? Now we are going towards agricultural bank. एग्रीकल्चरल बैंक जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब ज़रात, खेत खलियान, फसलें, ठीक है। जैसे ही एग्रीकल्चर का नाम आता है आपके जहनों में ये चीज़ें आती हैं, किसान, जागीरदार, ठीक है, ये सब चीज़ें जहन में आनी चाहिए क्योंकि ये एक विलेज का, एक गांव का जहां फसलें होती हैं उसका पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम ये एग्रीकल्चर की बात करें, इसकी अहमियत की बात करें कि भाई ये एग्रीकल्चरल बैंक क्यों बनाया गया, तो ये फिर जाहिर है कोई ना कोई बात तो है इसके अंदर, जब भी तो एग्रीकल्चरल बैंक एक अलग से बनाया गया। जिस तरह इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया, इसी तरह एग्रीकल्चरल बैंक को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, ज़रूरी तरक्याती बैंक बनाया गया। ये क्यों बनाया गया? ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। क्या वजह थी? अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 में एग्रीकल्चर जीडीपी पे 53% का पार्ट दे रहा था। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर जो है वो आधा हिस्सा, जो हमारी इकॉनमी थी उसका आधा हिस्सा जो है वो रोल प्ले कर रहा था। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पीपल वर इंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे, जो लोग थे, जो लेबर थे, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, ठीक है। और अभी हम 2018 की बात करें तो एग्रीकल्चर जो आई थिंक याद आ रहा है मुझे कि 22% जो है जीडी का पार्ट रहा है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्या वजूहत थी? जाहिर है उसमें मज़ीद हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी पार्ट्स बढ़े हैं, जैसे सर्विस सेक्टर है वो भी उसमें इन्वॉल्व हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन जब 1947 में 53% था और अब जो है 22% हो गया, तो ये जाहिर है कोई ना कोई इसके अंदर बात है। इसमें हमें सोचना चाहिए कि इसको हम मज़ीद किस तरह बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के अगर हम फंक्शन की बात करें एग्रीकल्चरल बैंक की, तो इसमें जो है इसका काम बेसिकली ये होता है कि जो किसान है, किसान को फैसिलिटेट करना, जो जागीरदार है, जिसके पास ज़मीनें हैं उसको फैसिलिटेट करना। बहुत सारे जागीरदार ऐसे भी देखे हैं मैंने जिनके पास ज़मीनें ही ज़मीनें हैं लेकिन वो उसमें फसलें नहीं उगाते, बोलते हैं क्या ज़रूरत है। तो ये इंडस्ट्रियल बैंक उनको अप्रोच करता है और कहता है कि भाई आप हमसे लोन लें, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है आप हमसे लोन लें, आप हमसे कर्जा लें, मुनासिब इंटरेस्ट रेट पे हमसे जो है वो कर्जा लें और फसलें उगाएं। इसमें जब आप उगाएंगे तो आपको डबल प्रॉफिट होगा, डबल ट्रिपल प्रॉफिट होगा। अगर खाली ज़मीन पड़ी हुई है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, राइट। तो फिर वो इस चीज़ पे गौर करते हैं और उसको पकड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या इसका काम होता है? इसका काम मज़ीद ये होता है कि ये किसानों को, लैंडलॉर्ड्स को, जागीरदार, फ्यूडल जो होते हैं, जागीरदार जो होते हैं, इनको मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो काम आते हैं उसके अंदर एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसके अलावा ये सीड्स, जो बीज होते हैं, अच्छे किस्म के बीज होते हैं, बहुत सारे किस्मों के बीज होते हैं, जो अच्छे किस्म के बीज होते हैं उसके लिए फाइनेंस करता है, ठीक है। इसी के अलावा ये कैटल, उसके लिए कैटल जो होते हैं, मतलब जो गायें वगैरह होते हैं जो कि खेत खलियान में चलाने के लिए काम आते हैं, उनके लिए भी फाइनेंस करती हैं। मशीनरीज के लिए फाइनेंस कर रही होती हैं। फर्टिलाइज़र जो खाद होते हैं उसके लिए फाइनेंस कर रहे होते हैं। यूरिया जो सुना है आपने, ये भी एक किस्म का खाद है। ये इस्तेमाल करने के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है किसान को, वो ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि एग्रीकल्चर जो है वो बूस्ट करे, राइट। तो ये एग्रीकल्चर बैंक के हवाले से था, ये इसके फंक्शन में शामिल है। अगर हम बात करें एक्सचेंज बैंकिंग, तो एक्सचेंज से आपके जहन में आना चाहिए कि रद्दोबदल, ठीक है, आपस में लेन देन। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब कुछ और है। यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब है कि करेंसी का एक्सचेंज, करेंसी का आपस में लेन देन, राइट। मैं जो यहाँ जिस मुल्क में रहता हूँ यहाँ रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस चलता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ट्रांजैक्शन करनी है, मुझे कोई फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर बैंक के ही एग्जांपल को लेकर चलूँ कि मुझे जो है वो मशीन चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छी खाद चाहिए और मुझे जो है वो यूएसए से इंपोर्ट करना है, तो मैं उस वक्त उसको रुपीस में पेमेंट नहीं करूँगा, मुझे उसमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी डॉलर का रेट मेरा ख्याल चल रहा है 165 रुपीज़, ठीक है। मतलब मैं अगर डॉलर में पेमेंट करूँगा, अगर मुझे फॉर एग्जांपल $100 पेमेंट करनी है, $100 अगर पेमेंट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 164,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1,64,000। ठीक है, मतलब मुझे $100 पे करने हैं तो मुझे रुपीस में कितने पे करने पड़ेंगे, 1,64,000। ठीक है, 1,64,000 रुपये मैं दूंगा, तब जाके मुझे एक्सचेंज बैंक का ये काम होता है कि मुझे कितने डॉलर देगा, $100 देगा, राइट। तो ये इसके फंक्शन में शामिल होता है। इसी तरह मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं माल जो है वो बाहर भेज रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमारा टावल का बिजनेस है, ठीक है, हम टावल मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। अब इटली में हमारा कस्टमर बैठा हुआ है और उसको जो है हमें माल देना है, ठीक है, तो अब जाहिर है जब मैं वो पेमेंट मुझे करेगा, हमने एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हमने एक स्टैंडर्ड किया हुआ है कि बिजनेस करने से पहले करेंसी डिसाइड होती है कि किस करेंसी में जो है हमें बिजनेस करना है। ज़्यादातर जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो डॉलर में और यूरो में कर रहे होते हैं और पाउंड में कर रहे होते हैं, ठीक है। इटली में जो है वो ज़्यादातर यूरो में काम हो रहा होता है, यूरो से जो है वो बिजनेस चल रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई माल उसे ख़रीदना है तो वो मुझे यूरो पे करेगा। वो अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो 40,000 यूरो देता है तो वो कन्वर्ट होके मुझे मेरे पास यूरो आएगा, मैं यूरो को क्या करूँगा, ठीक है, मुझे तो रुपीस में चाहिए। तो एक्सचेंज बैंक का ही ये फंक्शन होता है कि वो इसको जो रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करके हमें वो अमाउंट दे दे। 40,000 यूरो का मतलब है तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए, ठीक है। ये एक नॉर्मल से कंटेनर की अमाउंट होती है, ये छोटा कंटेनर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम चलते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक। माइक्रो फाइनेंस बैंक वो बैंक होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो छोटा, ठीक है। फाइनेंस का मतलब है किसी को पैसे देना, ठीक है, मतलब फाइनेंस की ट्रांजैक्शन, फाइनेंस पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा एक कोर्स है, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस से मुराद ये हुआ कि वो कर्जे, वो ट्रांजैक्शन जो छोटे लोगों के लिए हो, छोटी चीज़ों के लिए हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अब्दुल हमीद साहब हैं, एक ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब्दुल हमीद साहब हैं, वो CNC मशीन जो कि लेद मशीन वगैरह काम है, टेक्निकल काम है, वो उसका काम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उनके पास जो है मशीन नहीं है, ठीक है, उनके पास मशीन नहीं है। तो वो एक छोटी सी शॉप खोलना चाहते हैं जिसके अंदर जो है वो CNC मशीन लगाएं और इंडस्ट्रीज़ को जो है वो अपनी सर्विस दें, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो वो पैसे हासिल करने के लिए किसके पास जाएंगे, माइक्रो फाइनेंस की, क्योंकि छोटा सा बिजनेस है। ये मशीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाख रुपए की आती होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए की आती होगी। तो ये छोटे से बिजनेस के लिए, छोटे से कामों के लिए माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाया जाता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अब्दुल हमीद साहब ही हैं, उनको अपना घर बनवाना है, ठीक है, घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, माइक्रो फाइनेंस। मतलब जो छोटी चीज़ों के लिए आप जहाँ जाते हैं वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है। पॉइंट नंबर 7 में अगर हम देखें तो वो सेविंग बैंक लिखा हुआ है। सेविंग बैंक नाम से ही पता चल रहा है कि सेविंग्स मतलब पैसे को सेव करना, ठीक है, पैसे को बचाना। आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस होगा, ठीक है, उसके बाद जो है जब आप कुछ कमा लेते हैं और स्पेंडिंग कर चुके होते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर बचती है आपके पास, सेविंग जिसको कहते हैं हम, ठीक है, उसको हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। जब वो पैसे बच जाते हैं तो आप सोचते हो कि मैं या तो इसको अपने मज़ीद किसी उसमें इन्वेस्ट कर लूँ, मज़ीद किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूँ, या मैं कहीं ऐसी जगह दे दूँ कि वो मज़ीद पैसा बढ़े, ठीक है। तो नेशनल सेविंग बैंक ये भी एक बैंक है जो कि सेविंग का काम कर रहा होता है। उसमें ये होता है कि बहुत सारी उनकी प्रोडक्ट होती हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, बहबूद सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट्स हैं जिनके ऊपर जिनकी एक प्रॉपर अमाउंट होती है, ठीक है, और वो आप उसमें परचेज करते हो और उस पर एक अच्छी अमाउंट आपको इन रिटर्न मिलती है, लेकिन वो इंटरेस्ट के मद में होती है और इंटरेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जायज़ नहीं है, ठीक है। ये था सेविंग बैंक, ठीक है। इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन है, जो भी सवालात हैं, लाजमी पूछें। कोई भी कन्फ्यूजन ये ना समझें कि ऑनलाइन है तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने ये शुरू ही इसलिए किया है ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, जो चीज़ें मैंने बताई, वो आपने ज़हनशीन करना है, उसको लिखना है, ठीक है, और लाजमी इंप्रेशन अच्छा करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें, ठीक है। बुकिश एग्जाम्पल्स ना दें कि भाई जैसे ये होता वो होता, इस तरीके की एग्जाम्पल्स ना दें, अच्छी एग्जाम्पल्स दें। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे रहा होता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ही लिखें, लाजमी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी लिखें, तो ये अच्छा इंप्रेशन जाता है और मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।